I would heartily invite Fauzia, President of Jamia Millia Islamia, Campus Front of India, Delhi, to shed light by her talk. अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे हुए सभी साथियों और प्रोग्राम में आए हुए सभी फीमेल्स को मैं सलाम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया इसलिए क्योंकि जो एक स्टीरियोटाइप सोच लोगों ने बना रखी है कि जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ घर के अंदर रहती हैं, चार दीवारों में रहती हैं, नहीं, हमने उन्हें यहाँ आकर ये प्रूफ किया है कि हम चार दीवारी में नहीं रहते हैं। हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, पढ़ने की, लड़ने की, जॉब करने की, हर काम की। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री भी उठाकर देखते हैं तो हम हज़रत खदीजा को देखते हैं जो कि एक बिज़नेस टाइकॉन थी उस टाइम में, आज से 1400 साल पहले, और हज़रत आयशा को देखते हैं जो कि एक ग्रेट टीचर थी उस टाइम की, बहुत सारी फीमेल्स को पढ़ाती थी, इवन उनके पास मेल तक पढ़ने आते थे। और उसके अलावा हमने एक वुमेन महिलाओं का एक प्रोटेस्ट देखा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, NRC प्रोटेस्ट, CAA प्रोटेस्ट। इसको किसने लीड किया? फीमेल ने लीड किया। और उन्हीं फीमेल ने जाकर ऑल ओवर दिल्ली में बताया कि NRC क्या है, CAA क्या है। इवन दादी जो कि 84 ईयर ओल्ड थी, उन्होंने रवीश कुमार को बताया कि हम यहीं के सिटीज़न हैं, मेरे कितने बच्चे यहाँ पैदा हुए, सबके नाम लिए, और 2 दादी और भी थी। और हमारी ही बीच में से बहुत सारी ऐसी फीमेल जो कि हिजाब करती हैं, जिन्होंने हिजाब के लिए फ़ाइट की। सो NRC CAA मूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि उसको फीमेल ने लीड किया। वहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता था लाइक, क्योंकि फीमेल के हाथ में होता था, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती थी। और उसके अलावा हम अगर देखते हैं तो हमने वहाँ से हमें सफूरा मिली, आयशा मिली, लदीदा मिली, बिल्किस दादी मिली। 84 ईयर लेडी बिल्किस दादी फोर्थ फ्रंट पे आके लड़ रही थी इस फासिस्ट गवर्नमेंट से, 84 ईयर, जो उसके बाद उन्हें 2020 में 100 इन्फ्लुएंसर पीपल के अंदर शुमार किया गया। क्यों? क्योंकि 84 ईयर की एज में आकर इस फासिस्ट गवर्नमेंट से लड़ना, जो कि एक सिंबल बन गई थी रेसिस्टेंस का। तो हम दादी को सलाम करते हैं, सफूरा को सलाम करते हैं, गुलफिशा को सलाम करते हैं, इशरत जहां को सलाम करते हैं, हर उस वुमेन को सलाम करते हैं जो इस फांसीवादी सरकार, इस फासिस्ट गवर्नमेंट के सामने आके खड़ी होती है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारी हिस्ट्री में ही इंडिया के अंदर फातिमा शेख एजुकेशन के लिए काम किया। उसके बाद आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इतने सारे स्कूल्स हैं, एजुकेशंस के हम लोग के स्कूल्स हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि अकेली ही चली थी जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। तो इसी तरह हमें भी डिफरेंट फील्ड में काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, पॉलिटिसाइज करना होगा, देन ऑर्गेनाइज करना होगा। क्योंकि अगर हम अवेयर और पॉलिटिसाइज नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? तो ये काम हमारी ही महिलाएं करेंगी जो आज यहाँ है। क्योंकि NRC CAA के मूवमेंट के टाइम पे हम लोग कैंपेनिंग करने के लिए एक वेजिटेबल मार्केट के अंदर गए थे, जहाँ पर एक सिंगल फीमेल ही सिर्फ वेजिटेबल सेलर थी। तो हम वहाँ बता रहे थे कि NRC क्या है, CAA क्या है, कितना मतलब कितनी ख़राब चीज़ है, या इस तरह इससे किस तरह गरीबों पर, बेघरों पर, या जो मजलूम लोग हैं उन पर किस तरह असर पड़ता है। तो फिर उसके अंदर अचानक से वो फीमेल उठकर बोलती है इतने सारे मेल में, अरे चलो चलते हैं प्रोटेस्ट में, क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग का सिटीजनशिप छिन जाएगा। तो इसी तरह हमें उस फीमेल की तरह, उस वेजिटेबल ओल्ड फीमेल की तरह इनिशिएटिव लेना होगा हर मुद्दे में। जैसे कि हिजाब में लिया गया, हिजाब में हमारी 6 बहनें हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंटरनेशनल लेवल पर यह बता दिया कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किस तरह एक जेनोसाइड पैटर्न पे चल रहा है, हमारी आइडेंटिटी पे किस तरह वार कर रहा है, या किस तरह से हम लोगों को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और मैं अप्रिशिएट करनी चाहूँगी अपनी 6 की 6 बहनों को, सिस्टर्स को, कि थैंक यू सो मच, आपने दुनिया को यह बताया कि कर्नाटका गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है या क्या कर रही है। क्योंकि अगर हम उस टाइम में अगर ये 6 लड़कियां नहीं खड़ी होती, शायद हिजाब मूवमेंट किसी को पता भी नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये हिजाब बैन स्टार्ट भी हो गया होता। सो थैंक यू सो मच मेरी बहनों, आपने
एक सिर्फ 6 लोगों ने दुनिया को बताया है कि क्या हो रहा है इंडिया में। उसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो जब सफूरा हमारी जेल में गई, क्योंकि हमें अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भूलना नहीं चाहिए, खासकर उन्हें जो फीमेल हैं। आखिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स होती कौन है? वो जो अपने हित को छोड़ के, अपने फायदे, अपने प्रॉफिट को छोड़कर अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ती हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ती हैं, उनके लिए लड़ते लड़ते जेलों के अंदर जाती हैं, वो होती हैं पॉलिटिकल प्रिजनर। इसी तरह हमारी जब सफूरा गई तो उनको इतने गंदे गंदे मीम का सामना करना पड़ा, इतने गंदे गंदे वाहियात किस्म के उनके अगेंस्ट ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जा रहे थे, मीडिया पे देखा जा रहा था कि कुछ भी बदतमीज किस्म की फ़ोटो एडिटिंग हो रही थी। तो इस तरह का हम फीमेल्स को हो सकता है सामना करना पड़े, क्योंकि ये हमारी डिग्निटी को हट करके ये चाहते हैं कि ये डर जाए, दब जाए अपनी इज्जत के नाम पे। अरे हम नहीं डरते, हमें चाहिए भी नहीं तुमसे इज्जत। हमारे लिए हमारे घर के लोग बहुत हैं, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी, सिख, ईसाई, वो सारे लोग बहुत हैं हमें इज्जत देने के लिए। हमें तुम्हारे आई.टी. सेल की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा हम गुलफिशा फातिमा, उसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि NRC CA मूवमेंट के अंदर वो भी एक लीडर थी हमारी, जो कि आज जेलों में है। और उसके अलावा हम इशरत जहाँ कुरेजी मूवमेंट को लीड कर रही थी, वहाँ 24 आवर बैठी रहती थी। तो उनको हमें याद करना है, उनको सलाम करना। मैं अपनी तीनों बहनों को सलाम करती हूँ जो कि अपनी कौम के लिए, कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हुए जेलों में आज हैं, और इंशाल्लाह हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आज खड़े हैं। और NRC CA मूवमेंट की एक सबसे अच्छी बात ये थी 24 आवर रुकने की, क्योंकि वो वहाँ पर फीमेल थी। मेल का क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, जॉब होती है, करियर होता है, लेकिन फीमेल का वहाँ पे ये था, उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा था कि ठीक है 12 आवर आप रहोगे, 12 आवर हम रहेंगे, इस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो फीमेल कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। जिस तरह हम लोगों ने NRC CA में फर्स्ट पुश बैक दिया गवर्नमेंट को एज अ मुस्लिम वुमेन, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, कि हमें हल्के में मत लो भाई, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम महिलाएं हैं, हमारा इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा, और प्रेजेंट में भी हम आपसे लड़ रहे हैं। तो और अगर हम देखें तो जिन लोगों ने NRC CA मूवमेंट के अंदर काम किया, जैसे कि साइमा थी या बहुत सारी रिपोर्टर थी, या तो उनको सुल्ली बाई बुल्ली बाई डील जो बाई एक ऐप थे या इस तरह के सोशल मीडिया टाइप एक प्लेटफॉर्म का सामना करना पड़ा, जहाँ पर लड़कियों को बेचा जा रहा है, उनको ऑक्शन किया जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हुए हम लोगों को मतलब खुलेआम बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है। सबसे पहले तो बुल्ली भाई ये पाता है, जिसके अंदर फीमेल जो लोग उसको ज़्यादा बोलती है कि अरे ये क्या है, ये कैसे हो रहा है कंट्री के अंदर, किसी को ऐसे कैसे सामने से बेचा जा सकता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, 21st सेंचुरी है, ना कि हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, ना कि हम 19वीं या 18वीं सदी में जी रहे हैं जब गुलाम या बच्चे बेचे जाते थे, ना ही हम जर्मनी में जी रहे हैं जब वहाँ पर जेनोसाइड किया गया था हिटलर के थ्रू, तो बच्चे और औरतों को बेचा जा रहा था। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम लोग इक्वल सिटीजन्स हैं, हमारे पास हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, वही सारी चीज़ों को उन लोगों ने बात। उसके बाद उन लोगों ने नेक्स्ट डील लेकर आ गए, सुल्ली बाई डील। तो वहाँ पर उन लड़कियों को दोबारा से टारगेट किया गया। तो ये जो सुल्ली बाई और बुल्ली बाई डील है ना, इस तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है लोगों के लिए कि इस तरह फीमेल की डिग्निटी को किस तरह हर्ट किया जाएगा या किस तरह बेचना है या कुछ भी इस तरह। अगर हम इसको अपोज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इनके इस तरह की डील्स को या इस तरह की प्रॉब्लम्स या हिजाब मूवमेंट या कुछ भी आता है, हमें फुली कॉन्फिडेंस होकर इन लोगों का सामना करना है, रेसिस्ट करना है और इनसे लड़ना है। क्योंकि अगर हम इन्हें एक कदम पीछे की तरफ धकेलेंगे तभी निकलेंगे ये लोग, वरना ये हमारे कदम पीछे की तरफ करके हमें और अंधेरे में फेंक देंगे। तो बेहतर तो ये जो सुल्ली बाई या बुल्ली बाई डील है, ये एक जेनोसाइड पैटर्न है। जेनोसाइड पैटर्न यानी कि हमें धीरे 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 उस तरफ लाया जा रहा है कि ठीक है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा राज चल रहा है, हम संघी हैं, हम RSS हैं, तो हमें ये बताना हुआ है कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तानी महिलाएं हैं। हम हर गलत चीज़ के लिए लड़ेंगे, हम फंडामेंटल राइट के लिए लड़ेंगे, हम इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ेंगे। और मैं अपनी बात इसी ज़ुबैर अभी रिसेंटली जो अल्ट न्यूज़ के हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने उनको फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ तो दिखा नहीं रही है, अभी गवर्नमेंट को ही प्रमोट कर रही है ना।
तो सिंगल एक रिपोर्टर अगर आकर फैक्ट चेक करता है, बताता है कि नहीं ये जो न्यूज़ चल रहा है या जो मीडिया पे फैल रहा है सोशल मीडिया पे वो गलत है, उसको अंदर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि लोगों के बीच में सच जाए। तो हमें उन लोगों को सपोर्ट करना है, खुद भी उन लोगों में से बचना है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग लड़ने वाले वकील होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, एक्टिविस्ट होंगे, एजुकेटेड लेक्चरर होंगे या अच्छी पोस्ट पर होंगे, तभी इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को फिर कैसे टारगेट करेंगे। क्योंकि जुबैर जैसे अभी चंद ही लोग हैं, तो बेहतर होगा हमें जुबैर जैसा, सफूरा जैसा, गुलफ्शा फातिमा जैसा, मसूद भाई जैसा, शिफा भाई जैसा, मीरान हैदर जैसा जो कि आज जेलों में है, और अतीक भाई जैसा बनना है। क्योंकि चंद लोगों को जल्द आसान होता है टारगेट करना, तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिविज़म में लाएँ, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी के साथ लाएँ या कोई भी लेफ्ट आइडियोलॉजी हो, सेंटर हो या जो भी हो, बट हमें लोगों को पॉलिटिसाइज़ करना है, अवेयर करना है एंड ऑर्गेनाइज करना है। मैं अपनी बात इसी के साथ ख़त्म करती हूँ और एक शेर के साथ ख़त्म करती हूँ। शेर नहीं, एक जुमला था जो मैंने एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे सुना था। आएगा इनकलाब पहन के चूड़ी, बिंदी, बुरखा और हिजाब, आएगा इनकलाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सभी साथियों का जिन्होंने मुझे सुना, और उन लोगों का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। शुक्रिया।